शारदा सुबह से शुरू होती है अपनी बेटियों को कॉल करना और शाम को जाकर उसकी सारी बेटियों से बात हो पाती है। और ये लगभग हर दूसरे दिन की बात थी। अपनी सास को पूरा पूरा दिन फोन पर लगे रहते देखकर एक दोपहर मीना बोलती है, माँ जी आपको नहीं लगता आप पूरा पूरा दिन सिर्फ अपने फोन के साथ निकाल देती हैं? अरे आपकी एक बहू और बेटा भी है, जरा उनके साथ भी बैठकर उनका हालचाल पूछ लिया करिए ना। बहू और बेटा मेरा एक एक ही है, लेकिन बेटियां तो 20 है ना, और उनके ससुराल में एक भी दिन फोन न करो तो कोई न कोई हंगामा हो ही जाता है। हंगामा होगा ही ना, 20 की 20 नंदे आपने एक ही मोहल्ले में ब्याह दी। वैसे माँ जी कभी कभी लगता है कि आपकी पूजा करूं कि आपने बचपन से उन बच्चियों को ऐसे पाला कि उन्हें आज तक पता नहीं चला कि वो आपकी सगी बेटियां नहीं बल्कि वो बेसहारा बच्चियां थी जिन्हें आपने गोद लिया था। बहू आज कह दी ये बात, आगे मत कहना। वो बेसहारा नहीं, मेरी बेटियां हैं। और तुझे ये बात मेरे बेटे सौरभ ने बता दी, वरना मैं तुझे भी कभी न पता लगने देती कि तेरी 20 नंदे सगी नहीं है। माफ करना माँ जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अच्छा आज के बाद मैं कभी भी ये बात अपनी जुबान पर लाऊंगी भी नहीं। मीना अपनी बात के लिए शारदा से माफी मांगती है और फिर इस बात पर दोबारा बात करना ही छोड़ देती है। लेकिन एक सुबह मीना की चौथे नंबर वाली ननद कोमल का फोन आता है शारदा के फोन पर। शारदा के ना होने पर मीना फोन उठाती है। कोमल बिना अपनी माँ की आवाज सुने वहाँ से बोलना शुरू कर देती है। माँ ये क्या किया तुमने? तुमने ये रिया की शादी में उसकी सास को सोने की अंगूठी दी और मेरी शादी में चांदी की अंगूठी दी थी मेरी सास को। अब वो मेरे पीछे पड़ी है कि मुझे भी अपनी माँ से अंगूठी दिला। माँ कुछ करो वरना मेरे ससुराल में हंगामा हो जाएगा। मीना कुछ बोलती इससे पहले शारदा आ जाती है और उससे फोन छीन लेती है। बहू तू मेरा फोन मत उठाए कर, अब जा काम कर ले, मैं करती हूँ बात। शारदा मीना से फोन लेकर दूर जाकर कोमल से बात करती है और कुछ देर में बात करके कॉल काट देती है। ये देखकर मीना अपनी सास के पास जाती है। माँ जी कोई बात है क्या? कोमल दीदी आपसे कोई शिकायत कर रही थी, बताइए ना क्या हुआ है। बहू तू तो जानती ही है ना अपनी नंदों को, आए दिन उनके घर में कोई न कोई हंगामा होता ही रहता है। आज उसका पड़ोसन से झगड़ा हो गया, उसी के बारे में बता रही थी। शारदा इतना कहकर बात खत्म करके वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मीना की 8वें नंबर की ननद रानी घर आती है अपने सामान के साथ। उसको ऐसे देखकर शारदा और मीना हैरानी से पूछते हैं, रानी बेटी क्या हुआ इतनी सुबह सुबह तू यहाँ, वो भी बैग लेकर? हुआ क्या? हाँ ननद जी, अब कौन सा हंगामा हुआ आपके ससुराल में जो आप उठकर यहाँ आ गई? भाभी आपके कहने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर अपने ससुराल के हंगामे से बचने के लिए आती हूँ क्या? अरे मेरी माँ और भाई का घर है, मेरा जब मन करेगा तब आऊंगी। अरे हाँ हाँ तेरा ही घर है ये, तू जब आए जाए, वो तो बस पूछ रही है तुझसे। हाँ माँ, अपनी बहू की तरफदारी मत करो, मैं यहाँ कुछ दिन के लिए रहने आई हूँ, रह सकती हूँ ना भाभी? अरे आपका ही घर है, इसमें पूछने वाली क्या बात है दीदी? आप तो मेरे मजाक की बात का बुरा मान गई। रानी का ऐसे बिना हंगामे के आना मीना को खटकता तो है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बोलती। तो वहीं रानी के आने के बाद शारदा उसके कमरे में घंटों बैठी रहती। एक रोज जब दोनों को चाय देने के लिए मीना वहाँ जाती है तो उनकी बातें सुन लेती है। माँ बस बहुत हो गया, मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी। मेरी ननद तो वहाँ कब्जा करके बैठ गई है, जाने का नाम ही नहीं लेती। मैंने भी इनसे कह दिया है कि जब तक वो नहीं जाएगी मैं भी घर वापस नहीं आऊंगी। अरे बेटी ये क्या बात हुई? छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू घर ही छोड़ दे। लेकिन माँ जी ये लीजिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े। भाभी आपको कितनी बार कहा कि दरवाजा खटखटा कर आए कीजिए? ननद जी वो क्या है ना, ये मेरा ही घर है और वैसे भी आप कभी कभी आती हैं, जो मुझे ऐसे बोलकर आने की आदत नहीं है और आदत डालनी भी क्यों है? वैसे भी आप कौन सा इस घर पर कब्जा करके बैठने वाली हैं? क्यों माँ जी? मीना की बात सुनकर रानी को समझ आता है कि वो उसे क्या समझाना चाहती है और इसलिए अगले दिन रानी खुशी खुशी अपने ससुराल लौट जाती है। बहू माना इस बार तेरे ताने काम आ गए, लेकिन मेरी बेटियों को तू ऐसे दाने दे ये मुझे पसंद नहीं। माँ जी कभी कभी जो काम प्यार नहीं कर पाता वो ताने कर देते हैं। ननद जी को समझ आ गया कि जो उनकी ननद उनके साथ कर रही है वही वो अनजाने में मेरे साथ कर रही है, इसीलिए वो खुशी खुशी वापस चली गई। ठीक है, लेकिन थोड़ा अपनी जुबान पर कंट्रोल रखा कर, कहीं भी कुछ भी कह देती है। इस तरह समय बीता है, लेकिन शारदा का अपनी 20 बेटियों से फोन पर बात करना बिल्कुल भी कम नहीं होता। फोन पर बात करने के चक्कर में अक्सर शारदा अपनी दवाइयाँ और खाना भूल जाती थी, जिसके चलते दिन पर दिन उसकी तबीयत खराब होती जा रही थी। माँ अचानक से आपकी तबीयत को क्या हो गया? कुछ दिन पहले तो सब ठीक था। होगा क्या, सब आपकी 20 बहनों की गलती है जो अपने ससुराल का हंगामा माँ जी को सुनाती रहती हैं, जिसके कारण माँ जी दवाई तो छोड़ो खाना खाना भी भूल जाती हैं। बेटा ये बहू तो कुछ भी बोलती रहती है, और रही मेरी तबीयत की बात तो ढलती उम्र है, उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन माँ ऐसे ही चलता रहा तो आगे दिक्कत हो सकती है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप फोन पर बात करना बंद कर दो। सौरभ के कहने के बाद से शारदा का फोन मीना रख लेती है और शारदा अपनी बेटियों से बात नहीं कर पाती, क्योंकि अब शारदा की बेटियां उससे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए शारदा की तीसरी बेटी नंदिनी उसके घर आ जाती है। क्या माँ मैं आपको फोन कर करके परेशान हूँ, पता भी मेरे ससुराल में क्या हो गया? आपने तो मेरा हाल चाल लेना ही बंद कर दिया। ऐसी बात नहीं है बेटी, वो थोड़ी तबीयत। अपनी छोड़िए और मेरी सुनिए माँ, मेरी जेठानी ने हद कर रखी है, वो नौकरी करती है इसलिए कहती है कि घर का कोई काम नहीं करेगी। अरे मैं क्या घर की नौकरानी हूँ?
नंदिनी बिना शारदा का हालचाल पूछे अपनी बात सुनाती रहती है। अगले दिन कोमल और रानी भी फोन न लगने के कारण अपनी परेशानी लेकर शारदा के पास चली आती हैं। सबकी बातें सुनकर शारदा इतनी चिंता में आ जाती है कि उसका बीपी लो हो जाता है और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी 20 बेटियां उसके सामने खड़ी होती हैं। अरे तुम सब यहाँ एक साथ? अरे बेटा मैं ठीक हूँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। माँ जी ये सब घबरा कर यहाँ नहीं आई है। इन्हें मैंने बुलाया है ताकि ये सब आपकी हालत देख सके कि इनके ससुराल के हंगामे सुन सुनकर आपका क्या हाल हो गया है। पर बहू देखो भाभी, माँ की उम्र हो गई है, आप उनकी तबीयत खराब होने का दोष हमें कैसे दे सकती हैं? और नहीं तो क्या, बढ़ती उम्र में तबीयत तो बिगड़ती है। तो माँ जी की उम्र का ही लिहाज कर लेती आप लोग, तो आज माँ जी की यह हालत ना होती। डॉक्टर ने भी कहा है कि स्ट्रेस लेने के कारण माँ जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अरे आप लोग कभी भी उनका हालचाल नहीं पूछती है, बस हमेशा अपनी परेशानियां उन्हें सुनाती रहती हैं। बहू बस कर, ये तू क्या बोले जा रही है? नहीं माँ जी, आज मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। आपने अपनी 20 बेटियों के लिए बहुत किया है, लेकिन इन 20 बेटियों में से आपकी एक भी बेटी ऐसी नहीं है जिसने आपके लिए कुछ किया हो। यहाँ तक कि इन्हें तो आपका जरा सा भी ख्याल नहीं है। इन्हें तो बस अपने ससुराल, उसके हंगामे और आपको परेशान करने से मतलब है। मीना की बातें सुनकर उसकी सारी नंदों के गले सूख जाते हैं और अपनी माँ को बिस्तर पर इस हालत में देखकर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। माँ, भाभी हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी दुनिया की उलझनों में इतने खो गए थे कि माँ की परेशानी को समझ ही नहीं पाए। हाँ माँ, हम सब अच्छी बेटियाँ नहीं बन पाए, हमें माफ कर दीजिए। इस घटना के बाद से बेटियों के फोन आने कम हो जाते हैं और जब भी फोन आते तो कोई खुशखबरी या शारदा का हालचाल पूछने के लिए फोन होता, जिस वजह से शारदा चिंता कम करती और उसकी तबीयत भी सुधर जाती है। लेकिन अब मीना को कभी कभार अपनी 20 नंदों के ससुराल के हंगामों की गाथा सुननी पड़ जाती है, तो वो अपनी नंदों को उस हंगामे से निकलने का हल भी बताए। सर्दियों का मौसम था, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही थी और ठंडी हवाएं हर किसी को अपने घर के अंदर रहने पर मजबूर कर रही थी। गांव के लोग ठंड से ठिठुर रहे थे। चाचा इस बार तो ठंड के मौसम में मजा ही आ गया। भगवान ने ऐसी बर्फबारी की है कि इंडिया को स्विट्जरलैंड बना दिया। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हम बुजुर्गों का भी तो ख्याल रखो भाई। हम लोग दिन रात ठंड की वजह से जो है ठिठुरते रहते हैं। तो आओ सब लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर बैठते हैं और वहीं गप्पे मारते हैं। आपको भी ठंडी नहीं लगेगी और हम लोग सर्दी का मजा भी ले लेंगे। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। चलो चलो। वो सभी लोग मकरंद काका की दुकान पर आग जलाकर तापने लगे। उसी गांव के एक प्रतिष्ठित और बड़े घराने में एक नई बहू का स्वागत किया गया। चाचा, ठाकुर साहब का परिवार कितना बड़ा है। ऐसा लगता ही नहीं कि सिर्फ इनका एक परिवार रहता है इस गांव में। ऐसा लगता है जैसे ये गांव 2 भागों में बटा हुआ है। एक हिस्से में हम लोग रहते हैं और दूसरे हिस्से में इनका पूरा परिवार। अरे कम से कम ठाकुर साहब की वजह से हमें दावत तो खाने को मिलती है भाई। इतना बड़ा परिवार है, कभी किसी का जन्मदिन होता है तो कभी किसी की शादी की सालगिरह होती है। ये परिवार गांव के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में से एक था। इस घर के मालिक ठाकुर रणवीर सिंह गांव के प्रधान थे। हवेली के बाहर हमको तो ये समझ में नहीं आता, जो इनके घर नई बहू आई है वो इतने सारे लोगों के साथ कैसे रह पाएगी। उसकी तो आदत ही नहीं होगी। चाचा तुमको हर बात पे दिक्कत ही हुआ करती है। अरे बहू की समस्या है, वो खुद निपटा लेगी। उनका इतना बड़ा परिवार है, तुम काहे को परेशान हो रहे हो। राधा जो शहर से आई थी उसे इस विशाल परिवार का हिस्सा बनना था, लेकिन ये आसान नहीं था। उसकी 50 नंदे थीं, जिनमें से हर एक का अलग अलग स्वभाव और अनोखी आदतें थीं। चलो अब बहुत हो गया स्वागत। तुम 50 ने अपने अपने तरीके से स्वागत कर लिया, बहू को अंदर तो आने दो। हे भगवान, इनका घर तो किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा। इतनी बड़ी बड़ी झूमर, इतनी बड़ी बड़ी लाइट मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। बाहर इतनी बर्फबारी हो रही है, लेकिन महल के अंदर तो ज्यादा ठंडी नहीं लग रही। क्या हुआ भाभी, क्या सोचने लगी? मैं ये सोच रही हूँ कि आज के जमाने में ससुर जी ने मेरी 50 नंदे कैसे पैदा कर दी। अरे बुरा मत मानना, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अरे भाभी, हम लोग भी बहुत मजाक किया है। ससुर जी का ही खून हो तुम सब, मजाकिया तो होगी। देखो मजाक मजाक में मेरी 50 नंदे पैदा कर दी उन्होंने। इस तरह राधा को हर कोने से प्यार और अपनापन मिला। तुम सब ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे। देखो राधा, हमारे घर में रहना आसान नहीं है। यहाँ सबकी अलग अलग पसंद और नापसंद है, लेकिन अगर तुम सबका दिल जीत लोगी तो ये घर तुम्हारे लिए स्वर्ग बन जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी।
तुम 50 की 50 उसे घेर कर क्यों खड़ी हो? जाओ बहू, पहले आराम कर लो, बाकी बातें बाद में की जाएंगी। राधा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। सुहागरात की अगली सुबह जैसे वो सोकर उठी, वैसे ही सबसे बड़ी ननद गीता ने कहा, अच्छा हुआ तुम जल्दी उठ गई, मुझे हर रोज सुबह सुबह ब्लैक टी पीने का शौक है। ठीक है दीदी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। राधा ने गीता के लिए चाय बनाई। जैसे उसने उसे चाय बनाकर दी, वैसे ही उसकी दूसरी ननद उसके पास आ गई। भाभी, मैं नहाने जा रही हूँ, जल्दी से मेरे कमरे में जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दीजिए, मुझे जाना है। ठीक है, तुम नहा लो, तब तक मैं प्रेस कर दूंगी तुम्हारे कपड़े। राधा ने जैसे ही उसके कपड़े प्रेस किए, वैसे ही तीसरी ननद उसके पास आई। राधा ने अकेले ही सबकी फरमाइशें पूरी कर दी। बहू, इन सब का काम हो गया हो तो जरा मेरे कपड़े छत पर सूख रहे हैं, उठा देना। अभी लाई माँ जी। तो इस तरह कोई ननद उससे सुबह जल्दी उठकर चाय बनाने की फरमाइश करती, कोई उससे अपने कपड़े प्रेस करवाती, कोई उससे अपने पसंदीदा खाने की फरमाइश कर देती, और तो और कुछ नंदे जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए अजीब अजीब सवाल पूछती। भाभी, ये बताओ, पहले लड़का आया या लड़की? पहले लड़की ही आई होगी, क्योंकि लड़की के बिना लड़का पैदा ही नहीं हो सकता। तभी वहां उसकी सास आ गई। आधी रात हो गई, उसे सोने नहीं दोगी क्या तुम सब? जाओ बहू, तुम सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है तुम्हें। तो इस तरह सब उसे परेशान किया करती थी, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी और धीरे धीरे नंदों का दिल जीतना शुरू कर दिया। एक दिन मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की कि इस बार तूफान बेहद खतरनाक होगा। गांव वालों को सलाह दी गई कि वे घर से बाहर न निकलें। देखिए, ठंड और शीतलहर बहुत बढ़ गई है, सारे स्कूल भी बंद हैं, आप लोग घर से बाहर मत निकलना, भयानक तूफान आने की आशंका है गांव वालों। गांव में एक आदमी ऐलान करने आया जिसे पूरा गांव सुन रहा था। ठाकुर का परिवार भी इस तूफान की तैयारी करने लगा। घर के दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी गईं, लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। वो आदमी जैसे ही मौसम की जानकारी देकर गया, वैसे ही तूफान शुरू हो गया। सड़क के किनारे रहने वालों का क्या होगा? ऊपर वाला हर किसी के लिए कोई न कोई जुगाड़ कर ही देता है। तूफान की तीसरी रात अचानक गांव के पहाड़ी इलाके से एक जोरदार आवाज आई। पता चला कि बड़ा पत्थर खिसककर गांव के बीचों बीच गिरा था। एक आदमी ठाकुर साहब के घर पहुंचा। अरे ठाकुर साहब, इस बार तो लगता है हमारा गांव बचेगा ही नहीं, पहाड़ कट कट कर गांव में गिर रहे हैं, एक बड़े से पत्थर ने आधे गांव को खत्म कर दिया ठाकुर साहब। ये खबर जैसे ही ठाकुर के घर पहुंची तो वहां खलबली मच गई। परिवार के सारे लोग डरे हुए थे, लेकिन राधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी नंदों को इकट्ठा किया और कहा, हमें कुछ करना होगा, ये गांव हमारा परिवार है और हमें इसे बचाना होगा। हम 51 लोग मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं राधा? बताती हूँ। राधा ने अपनी नंदों को जिम्मेदारियां बांट दी। राधा और उसकी 50 नंदों ने मिलकर ऐसा काम किया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। उन्होंने सभी को जिंदा मलबे के अंदर से बाहर निकाल लिया। उन्होंने न केवल गांव वालों की जान बचाई, बल्कि उन्हें ये भी सिखाया कि मिलजुल कर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बेटिया, तुम लोगों ने तो आज वो कर दिखाया जो बड़े से बड़ा नेता भी नहीं कर सकता। जब तूफान खत्म हुआ तो गांव के हर आदमी ने ठाकुर के परिवार को धन्यवाद दिया। राधा ने अपनी सूझबूझ और नंदों की मदद से ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल असंभव नहीं। इस घटना के बाद राधा का नाम पूरे गांव में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। Thanks for watching.